नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट फिक्स है, आप सभी को पता है। जैसे एग्ज़ाम होने वाला है आपका 30 सितंबर को, ठीक है। ऐसे में जो है टेस्ट पेपर देना तो काफ़ी ही ज़रूरी है। और वैसे में बीपीएससी 69 को टारगेट करते हुए हम एक यहाँ पे जो है आपको गाइडेंस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी लोग ऐड हैं। और उसके अलावा यूट्यूब पे जो है बीपीएससी 69 को लेके यहाँ पे टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं। टेस्ट सीरीज में यदि बात करें तो अभी तक जो है आपका ध्यान देंगे, सबसे पहले टेस्ट में जो है आपका हम लोग यहाँ पे परफेक्शन आईए से जो है 2 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा जो है आपको आस्था आईए से टोटल जो हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहा, जिसमें आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री, और एक हम लोग यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देखे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के लिए इम्तिहान आईएएस से जो है टेस्ट सीरीज। इनका भी टेस्ट सीरीज काफ़ी बढ़िया है, मैं इसका एनालिसिस खुद किया, इसके बाद आप सभी के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आज का पहला टेस्ट है आपका, ये यूनियन बजट 2023-24 पे है। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो ऐसे में जो है ये हम लोग आज टेस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट में टोटल जो है 75 क्वेश्चन आपको कवर किया गया है। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, और सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव करने पे 0.25 है, ठीक है। ये सब जो है इसका इंस्ट्रक्शन रहा। टॉपिक आप सभी को पता चल ही गया, ठीक है। इम्तिहान आईएएस से हम लोग ये टेस्ट देख रहे हैं, क्लियर है। चलिए, तो आज से हम लोग लाइव टेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जो है लाइव ऐड हो जाएंगे डेली, ठीक है। और अभी पैरेलली मेरे साथ आप लोग आंसर भी करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट जो है डेली जो है 9 बजे सुबह आपको मिलेगा, ठीक है। 9 बजे सुबह, 9 बजे से लेके कोशिश करेंगे हम कि 10 जो भी है 10:15 तक आपका टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाए। तो डेली आप लोग जो है लाइव ऐड हो जाएंगे 9 बजे, और एक इस तरह से आपका एक नियमित जो है एक शेड्यूल भी बन जाएगा कि हाँ, हमको 9 बजे जो है टेस्ट देना है। और जैसे मैं बताया हूँ कि हर एक टेस्ट के भांति इस टेस्ट में भी आपको क्या करना है, पैरेलली हमारे साथ अटेम्प्ट करते रहना है। तो जिसके पास ओएमआर सीट है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप 1 से लेके 75 तक नंबरिंग कर लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पढ़ूंगा, ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, आप सभी आंसर करेंगे, और पैरेलली में जो है हम भी आंसर करेंगे। इसको फिर आप क्या करेंगे, मैच करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ जो है पैरेलली आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। बाकी चाहे तो आप ओएमआर सीट पर भी इसको कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे, बस मेरा ये कहना है कि मेरे साथ पैरेलली आप लोग आंसर करते रहेंगे। देखिए, आप गलत करते हैं, सही करते हैं, मायने ये नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है। यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, अगर गलत करते हैं सीख लेंगे, सही करते हैं आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ये जैसे हम लोग अभी इम्तिहान आईएएस से कर रहे हैं, दृष्टि आईएएस से भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट देखने वाले हैं बीपीएससी को लेके। इसके अलावा जो है ध्येय आईएएस से हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। दृष्टि आईएएस का शायद आई थिंक 14 टेस्ट है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ध्येय आईएएस से जो भी टेस्ट अवेलेबल होगा, बाकी आस्था आईएएस का 5 टेस्ट हो चुका है, जो भी उसका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो भी टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बीपीएससी के लिए इतना टेस्ट आप सभी के लिए करा देंगे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम, प्रीलिम्स एग्जाम में तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इन सब टेस्ट को बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी देखिए पढ़ने वाले हैं, बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, उनमें जरूर शेयर कर देंगे। देखिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर अपना टीम नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टीम नहीं है जहाँ इस चैनल का प्रचार प्रसार किया जाए और ये लेक्चर जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और यदि अधिक लोग लेक्चर को देखते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलता है, यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो अधिक लोगों तक पहुँच पा रहा है। तो ऐसे में आप सभी मात्र एक काम कर सकते हैं, आप लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। देखिए, आप जो भी हैं, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, आपके मान लीजिए कोई दोस्त मित्र होंगे, 2 3 4 5 लोग, सब में उनमें क्या कर देंगे, लिंक शेयर कर दे, बस इतना आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कुछ काम करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी सारा कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से ही होते रहा है, ठीक है। अभी मेंटरशिप प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है, सारा कुछ यहाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। वैसे में आप सबका जो है कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप लोग लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा टारगेट है अधिक से अधिक बच्चों तक जो है ये कंटेंट, जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है, जिसको जो है आपको पता है कि मार्केट में इन सब का प्राइस आपको सारा टेस्ट का देखेंगे तो कितना है, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट का डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कशन भी हम करते हैं, जहाँ जितना ज़रूरत रहेगा हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि जो है इस टेस्ट के अलावा, इस पेपर के अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन बनाया जा सके, तब भी आप जो है उसको सॉल्व करने के हालत में होता है। आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। इससे पहले जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे किया गया है, तो काफ़ी सारा लोग जो है व्यूज वगैरह आता था, अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ
बीपीएससी वाला टेस्ट का जो है उतना ज़्यादा व्यूज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे में आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी हम अपने तरफ से आप सभी के लिए ईमानदार प्रयास करते रहेंगे। ये टेस्ट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ पैरेलली एक एक क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे अंग्रेजी भी एक क्वेश्चन है और हिंदी में भी है। अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। बाकी हिंदी में टेस्ट हम डिस्कशन करेंगे, अंग्रेजी वालों के लिए दिखा देंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और करेंगे। तो डेली 9 बजे लाइव जो है आप लोग आ जाइएगा, आपको जो है टेस्ट जो है अपलोड हो जाएगा। किसी कारणवश ही किसी दिन ऐसा होगा कि अपलोड नहीं होगा, बाकी हमारा प्रयास होगा कि आप सभी के लिए एक एक टेस्ट जो है डेली करा दिया जाए। चलिए, इसके अलावा भी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। ये अंग्रेजी का आपका क्वेश्चन हुआ, बाकी मैं पीडीएफ इसका अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, सारा कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, पूछा गया कौन सा इसमें सही है। संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, इसका वार्षिक वित्तीय विवरण का। दूसरा, यह जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़े को दर्शाता है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, आप लोग आंसर करें। ठीक है, मैं आप सभी को टाइम दूंगा, भले टेस्ट में थोड़ा टाइम 10-5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहें। ठीक है, देखिए पहला आपको है यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। पहले देखिए, संविधान का अनुच्छेद 112 जो है इसका प्रावधान करता है, ये बात क्या है आपको, ये तो सही है, 112 इसका प्रावधान करता है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये भी बात क्या है, सही है। हमारे संविधान में क्या उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ऐसे में ये भी आपको क्या हो गया, सही हो गया। ये जो वित्त वर्ष 22-23 के लिए, ये 23-24 का नहीं है, ये आगामी वर्ष का आंकड़ा होता है, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। चूंकि गलत पूछा गया था, आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। देखिए संविधान के अनुच्छेद आप 112 में जब देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा गया है, केंद्रीय बजट को मूल रूप से जो है सरकार का क्या बताया गया है वहाँ पे, अनुमानित प्राप्ति और व्यय का एक विवरण, यानी आगामी वार्षिक वर्ष का एक क्या है, ये विवरण है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है, बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये आपको आर्थिक मामले का विभाग और वित्त मंत्रालय के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा। पैरेलली हमारे साथ सारा आंसर जो है आप लोग करते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, जूम इन कर देते हैं। देखिए, भारत का आकस्मिक निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, वर्तमान में संसद ने 30,000 करोड़ का कोष इसके लिए अधिकृत किया है, आकस्मिक निधि के लिए। आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि मौजूद है, इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में रखा जाता है। इसमें बताना है कौन सा कथन आपको सही है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। आकस्मिक निधि के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान में जो है, पहले कितना था, 500 करोड़ रुपये था, अब कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़ रुपये। जैसे में पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, ये जो आकस्मिक निधि होता है आखिर किसके लिए है, तो मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, ठीक है, या कोई भी अप्रत्याशित व्यय हो जाए, जैसे अभी आप देखे थे थोड़े दिन पहले कोविड-19 के कारण भारत की कितनी हालत खराब थी। ठीक है, तो वैसे में अगर मान लीजिए कोई भी आपातकालीन आपदा आ जाता है, वैसे में सरकार यहाँ से व्यय करेगी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में रखा जाता है, ये स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं है। ऐसे में यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आपका बन जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये आकस्मिक निधि का हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद आपका 267। ठीक है, अनुच्छेद 267, इसमें लिखा गया है कि भारत का क्या होगा, एक आकस्मिक निधि होगा। ठीक है, और संसद जो है इसी के जो है प्राधिकरण से लंबित होने तक सरकार द्वारा जो है ये तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आपको सुविधा के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको अनिवार्य रूप से इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए जैसे बजट पेश नहीं होता है, ठीक है, बजट पेश नहीं होता है और उस समय भारत सरकार को कोई खर्च करना है, कोई अप्रत्याशित खर्च आ गया है, तो ऐसे में इसका यूज कर लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए इतना बात याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, आप लोग पैरेलली आंसर करते रहिए। भारतीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, गलत।
सरकार के गैर कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियों के अलावा निवेश पे ब्याज का लाभांश शामिल होता है। ऋण पे ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग को छोड़कर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अनुदान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, आपको गलत बताना है। आंसर करें। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के उपयोग को छोड़कर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के सभी अनुदान। यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा था, बजट के बारे में गलत कथन आपको बताना था। देखिए राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, इसको दिए जाने वाला सभी अनुदान को क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, भले इनमें से एक हिस्सा जो है पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, बाकी देखिए पहला था कि सरकार का गैर कर प्राप्तियां मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई शुल्क वगैरह प्राप्तियों के लिए निवेश के लाभांश होता है। ठीक है, ऋण का ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत बताना था, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ था, क्लियर होगा सभी को। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के उपयोग को छोड़ के, ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अनुदान। ठीक है, जबकि अभी हमने क्या बताया आपको, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले सभी अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, भले ही इसमें से एक हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण ही किया क्यों ना जा रहा हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया हिस्सा नहीं है, यहाँ पे कोड दिया गया है, आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए विदेशी सरकार और निकाय से ऋण, विनिवेश आय और लाभांश वितरण, राज्य सरकार से ऋण की वसूली, जनता से बाजार उधार और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से उधार। यहाँ पे पूछा गया है पूंजीगत प्राप्ति का कौन हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पे विनिवेश आय और लाभांश वितरण, ये क्या है, पूंजीगत का हिस्सा नहीं है। आप लोग सही उत्तर किए होंगे, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सब पूंजीगत का हिस्सा है। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न, रेल बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही बताना है। पहला देखिए स्टेटमेंट, इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 में केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, यानी 2017-18 तक रेलवे बजट को केंद्र बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। दूसरा, रेल की कुल प्राप्तियां और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय पे मंजूरी दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, वित्तीय वर्ष 2017-18 तक केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है ये। ठीक है, देखिए कहानी इसकी ऐसी रही थी, ऑलरेडी हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए थे। रेलवे बजट जो है, केंद्रीय बजट अलग अलग, फिर विलय होता है, फिर जो है पहले रेलवे बजट और केंद्रीय बजट एक साथ होता है, फिर अलग अलग किया जाता है, फिर इसका विलय कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे में पहला स्टेटमेंट जो है सही है आपको। दूसरा, रेलवे की कुल प्राप्तियों का व्यय भी भारत सरकार के वार्षिक विवरण में शामिल किया जाता है, भी सही है। 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय की मंजूरी दी गई है। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, यूआईडीएफ का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है। ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बजट देखेंगे 2023-24 में, तो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से एक जो है आपको शहरी बुनियादी ढांचा आपको विकास को स्थापित किया जाएगा, और इसमें जो है राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आपको प्रबंधित किया जाएगा, और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए बुनियादी ढांचा के निर्माण में सार्वजनिक एजेंसी का भी उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे सिंपल पूछा गया था, बताइए आप यूआईडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, आप याद कर लेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगला प्रश्न देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 7, मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चुनें कि सही उत्तर कौन सा है।
बजट आवंटन के बारे में, ठीक है। देखिए, बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है। बजट आवंटन में रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक, इस बार का जो बजट आवंटन हुआ है उसमें रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे तो केंद्र के बजट में अब की बार आपको देखेंगे तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय को जो है कितना दिया गया, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है रेलवे की भी बात की गई है, तो इसका भी डाटा याद रखें। कभी कभी डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। रेलवे पे जो है 5.4% खर्च किया जाएगा, ठीक है। रेलवे पे 5। इसके अलावा देखेंगे उपभोक्ता और खाद्य जो है सार्वजनिक मंत्रालय पे 4.6%, ठीक है। इसके अलावा परिवहन और राजमार्ग यानी सड़क वगैरह पे आपको कितना खर्च किया जाएगा? 6%। 6% खर्च किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये जो रक्षा मंत्रालय है इस पे अप्रोक्स शायद 8% है, ठीक है। ऐसे अगले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर देंगे इसको, 8% ही है। ऐसे में जो है ये सही हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च किया जा रहा है? रक्षा पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, आसान सा प्रश्न था। देखिए, सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के नीचे लाने के लिए दोहराया है? आंसर कीजिए। सरकार का क्या टारगेट है 2025-26 तक? ठीक है, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का कितना? 4.5%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पे कितने वर्ष के लिए खर्च किया जाना है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया था? केंद्र सरकार उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के लिए भीतर पूंजीगत व्यय पे कितने वर्ष के लिए खर्च किया जाना है? यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी, 50 साल, ठीक है। सारे लोग सही कर रहे होंगे, ठीक है। सही नहीं कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी क्या करेंगे आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? देखिए, ठीक है, देखिए, राज्यों को जो है 50 साल तक ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई है बजट 2023-24 में। बात ये याद रखेंगे, कितने साल के लिए? 50 साल के लिए, कि राज्यों को जो है 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे 2023-24 के भीतर। पूंजीगत व्यय पे खर्च किया जाना है और ऋण जो होगा आंशिक रूप से सशर्त होगा। राज्य को जो है राजकोषीय घाटा राज्य के जीएसडीपी का जो है कितना अनुमानित जो है बताया गया है? तो 3.5। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राज्य को जो है आपको राजकोषीय घाटा कितना रखना है? तो 3.5%। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 3.5%, ये बात आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद जो सरकार है वो क्या प्लान की है इसमें कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद का कितना करेंगे? 4.5% से नीचे लाएंगे, ऐसा जो टारगेट बनाया गया है। अब देखिए, ये राजकोषीय घाटा का 4.5 से नीचे लेके आ पाती है या नहीं ले पाती है, तो समय बताएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है? ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है? गलत है कौन सा? देखिए, वित्त वर्ष 2016 के बाद केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय लगभग 4 गुना बढ़ गया। पिछले 2 साल में बैंकों का एनपीए गिर गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे गलत बताना है, आंसर करें। देखिए, यहाँ पे गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए, अभी देखेंगे हाल की तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, ना कि वृद्धि हुई है, ठीक है। बाकी देखिए कि 2016 के बाद केंद्र सरकार जो है पूंजीगत व्यय जो है यहाँ पे बढ़ गया है। पिछले 2 साल में बैंकों का एनपीए गिरा है, तो ऐसे में सारा ऑप्शन आपको सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 11, इसको अधिक से अधिक आप जरूर शेयर कर देंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो नई जो है टैक्स का सिस्टम आया है इसमें कितना कर दिया गया आपको? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 7 लाख रुपये। याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो है सीमा बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है, यानी नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पे कोई कर इसको नहीं देना होगा,
ठीक है, ये क्या होगा आपका, टैक्स फ्री होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 होगा, 12 देखते हैं। ये अंग्रेजी वाला प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के नई टैक्स रिजीम के अनुसार कितने लाख तक सालाना आय वाले को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है? यहाँ पे प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा है, 23-24 के नई टैक्स रिजीम के अनुसार कितने लाख तक सालाना आय वाले को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया? आंसर करें। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, देखिए, नया जो टैक्स व्यवस्था है इसके तहत आयकर स्लैब में देखेंगे तो पहला बुनियादी छूट का सीमा जो है 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, धारा जो 87A है उसके तहत छूट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। दो बात याद रखेंगे, बुनियादी छूट की सीमा जो है 2.5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 3 लाख। ठीक है, और आपका धारा 7A के तहत आपको जो है 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक जो है आपको छूट की सीमा कर दी गई है, जो पिछला प्रश्न में हम लोग देखे हैं। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनभोगी को क्रमशः कितने रुपए की मानक कटौती मिलेगी? आंसर करें। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 50,000 और यहाँ पे 15,000। ठीक है, बजट वेतनभोगी व्यक्ति को 50,000 और पेंशनभोगी को 15,000। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इतना जो है, इतना का मानक जो है उनको यहाँ पे कटौती मिलेगी। एक बात और याद रखेंगे, 15.5 लाख या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को देखने वाले से जो है 52,500 रुपये का लाभ यहाँ पे होगा। खैर, आपके क्वेश्चन जो पूछा गया था कटौती वाली बात, कि वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनभोगी को क्रमशः कितने रुपये मानक कटौती, 50,000 और 15,000। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या कितना हो गया, 13। 14 देखते हैं। नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए व्यक्तिगत आय में जो है आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? नई कर व्यवस्था में देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया था कि 2 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार 37% से घटा के कितना किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 25%। पहले था 37, अभी कितना हो गया, ये 25 हो गया है। 2 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तिगत आयकर में देखेंगे तो 37% से घटा के 25% तक कर दिया गया। ठीक है, व्यक्तिगत आय में जो है अधिकतम कर दर को घटाकर 39%। ठीक है, जो पहले कितना था आपको, 42.74 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे 37 से घटा के 25 कर दिया गया। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पे अवकाश नकदीकरण पे कर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? आंसर करें। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 25 लाख रुपया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखें। देखिए, आवासीय घर में निवेश और पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा कितने रुपए तय की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, पैरेलली मेरे साथ आप लोग आंसर करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें सारे लोग। देखिए, बजट में प्रकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए, यहाँ पूछा गया था कि बजट के जो है प्रकल्पित कराधान की सीमा सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। 3 करोड़ है, 5 करोड़, 10 करोड़ या 12 करोड़। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, 3 करोड़। ठीक है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 3 करोड़ रुपए जो है, और 5% से कम नगद भुगतान वाले पेशरों के लिए जो है यहाँ पे 75 लाख तक बढ़ाने की बात की गई है। अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या 18।
31 मार्च 2024 तक निर्माण शुरू करने वाली नई सरकारी समितियों को कितना प्रतिशत की रियायती कर दर का लाभ होगा? देखिए, इनको कितना लाभ हो जाएगा? 15% का। अगला देखिए, सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पे टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सहकारी समितियों पे नगद निकासी पे टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 करोड़ रुपये। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स द्वारा नगद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य की उच्च सीमा कितनी तय की गई है? ये कितनी तय की गई है आपको? 2 लाख रुपये। ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में देखेंगे तो नगद जमा ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपए की उच्च सीमा यहाँ पे तय की गई है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे कुछ प्रश्न और रह गए हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? स्टार्टअप्स के आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि कब तक जो है बढ़ाई गई है? आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि ये 31 मार्च 2024 तक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार छोटी छोटी अपीलों के निस्तारण के लिए कितने संयुक्त आयुक्तों की तैनाती की जाएगी? यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन ए 100। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर पैन मामले में ईपीएफ निकासी कर योग्य हिस्से पे टीडीएस दर 30% से घटाकर कितना कर दिया जाएगा? ये 30% से जो है घटा के कितना किया जाएगा? 20%। अगला देखिए, इस चूंकि डाटा डाटा वाला बजट वगैरह थोड़ा डाटा इसमें होता ही है, इस लेक्चर को 1-2 बार रिपीट करके सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। बजट 23-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि ये जो है 7% अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार पीएमजीकेवाई योजना के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कितने लोगों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की? कोविड-19 जो है महामारी के दौरान ये कितनों के? 80 करोड़ लोगों को। ठीक है, अनाज उपलब्ध कराया गया इनको। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 26, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें आपको सही है। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, केवल एक है, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही एक। देखिए, देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि अमृतकाल के विजन में प्रौद्योगिकी जो है संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है, मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ। दूसरा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 81 लाख स्वयं सहायक समूहों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उल्लेखनीय उपलब्धि जो है हासिल की है। आंसर करें इसका। देखिए, यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी, तो ऐसे में आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बजट की जो है 7 प्राथमिकताओं में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखिए, 7 प्राथमिकता बजट में तय किया गया, इनमें से कौन नहीं है पूछा जा रहा है। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और संरचना और निवेश क्षमता को उजागर करना। ठीक है, आंसर करें आप लोग। देखिए, बजट की 7 प्राथमिकता तय की गई थी, जिसमें समावेशी विकास भी था। ठीक है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच भी होना चाहिए और संरचना और निवेश की भी बात की गई थी, क्षमताओं की विकास करने की बात की गई, हरित विकास की बात की गई थी। इसके अलावा याद रखेंगे हरित विकास। ठीक, ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 पे हो जाएगा आपका युवा शक्ति और आपका वित्तीय क्षेत्र। ठीक
ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, और संरचना और निवेश, क्षमताओं का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। टोटल 7 हो गए। तो ऐसे में चूंकि सारा ही इसमें शामिल है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 27। 28 देखते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, काफी आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पहला। उत्पादन में जो है अन्न के जो है प्रथम स्थान है भारत का। ठीक है, दुनिया में जो है श्री जो है अन्न का जो है सबसे बड़ा उत्पादन, और जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है आपका? भारत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। केंद्रीय बजट जो है 23-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया को कब तक जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, 2047। ठीक है, आंसर करते रहिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने एकलव्य मॉडल आवासीय जो है खोलने की योजना है? कितना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, ये जो है क्या टारगेट किया गया है? 740। देखिए, 2000 जो है देखेंगे तो ये टारगेट किया गया है 23-24 में कि आपको 740 एकलव्य मॉडल आवासीय के लिए, और शिक्षकों की बात की गई है यहाँ पे, कितने शिक्षक नियुक्त होंगे? 38,800 शिक्षक जो इसमें नियुक्त होंगे। ठीक है, कर्मचारी वगैरह सब लेके इसमें नियुक्त होंगे, और 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को जो है इसमें सेवा मिलेगा। और इसके लिए पीएम आवास योजना परिव्यय को 66% बढ़ाकर, और यहाँ पे जो है कितना इस प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा? 79,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 2013-14 में किए गए रेलवे की पूंजी परिव्यय लगभग कितना गुना है? यानी देखिए, 2013-14 में जो खर्चा किया गया था रेलवे पे, अब कितना 2023-24 में किया गया है? अब देखिए, रेलवे पे जो किया गया था 2013-14 में, अगर उसके कंपेयर में अभी देखेंगे तो ये लगभग जो है 9 गुना है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार पंचामृत के उद्देश्यों को कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, 2030 तक। ठीक है, देखिए भारत में देखिए पंचामृत और जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए मजबूती से भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल करने की कब तक बात की गई है? ठीक है, 2070 तक। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, कौन सा है आपका? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपको सही है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य कम कार्बन तीव्रता वाली अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन के आयात पे निर्भरता क्या करना है? कम करना। यह बजट ऊर्जा संक्रमण और प्राथमिक पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ जो है प्रदान करेगा। यहाँ बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, बजट 23-24 में जो है अगर हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसके लिए अभी 19,700 आवंटन किया गया। ये बात बिल्कुल ही सही है। उद्देश्य क्या है इसका? कम जो है कार्बन तीव्रता वाली अर्थव्यवस्था बने हमारी, जीवाश्म ईंधन के आयातों पे जो है निर्भरता कम हो। ठीक है, तो ये भी टारगेट है। बजट जो है ऊर्जा संक्रमण और प्राथमिक पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ प्रदान करेगा। सारा ही सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां का संशोधित अनुमान कितना करोड़ है? आंसर करें। यहाँ पे देखिएगा पूछा है उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 24.3 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, उधारी को छोड़कर जो है कुल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है कि 24.3 लाख करोड़ यहाँ पे आपको आएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। ठीक है, देखिए, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर
2022-23 में 31 करोड़ यूनिट हो गया है। कुछ पुर्जे और इनपुट जैसे कैमरा लेंस और आयात पे सीमा शुल्क की वृद्धि हुई है। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल पे रियायती शुल्क जारी रहेगा। यहाँ पे पूछा गया था सही कौन है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। पहले जो मोबाइल फ़ोन का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट होता था, ये अब बढ़ के कितना हो गया है, 31 करोड़ यूनिट। ठीक है। कुछ पुर्जे और इनपुट जैसे कैमरा लेंस के आयात पे सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। बैटरी के लिए जो लिथियम आयन सेल की जो है रियायती शुल्क ये जारी रहेगी। सारा ही सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 36। देखिए क्या पूछा गया, केंद्रीय बजट 23-24 से प्रस्तावित व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ब्याज भुगतान 20%, सब्सिडी 7, रक्षा 15, पेंशन 4। देखिए, ब्याज भुगतान जो है की बात किया जाए, प्रस्तावित व्यय जो है कि 20% ब्याज भुगतान पे जाएगा, सब्सिडी पे 7% खर्च होगा, पेंशन पे 4, रक्षा पे जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए 8% खर्च किया जाएगा। तो यही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है। देखिए, क्वेश्चन तो रिपीट कर गया शायद। ठीक है। ऐसे ऑप्शन जो है यहाँ पे चेंज है। पहले ये ब्याज भुगतान था नहीं, अभी हम लोग देखे थे कि ब्याज भुगतान पर कितना खर्च करेगी गवर्नमेंट, 20%। रक्षा पे कितना है, 8%। ठीक है। तो सबसे अधिक ब्याज भुगतान ही करेगी। देखिए, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट जो है कर्ज भी सबसे ज़्यादा ले रही है और सबसे ज़्यादा जो है ब्याज भुगतान पे भी खर्च करेगी। अगला देखिए, केंद्रीय बजट जो है 23-24 के प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे कम है। यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम, अधिक नहीं पूछा गया है। देखिए, पेंशन, रक्षा, केंद्र जो है प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र का योजना। तो सबसे कम पेंशन पे था। ठीक है। पेंशन पे देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखे थे, ये स्टेटमेंट आपको दिया था, पेंशन पे मात्र 4%। तो ऐसे में सबसे कम यहीं पे है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। पैरेलली मेरे साथ आप लोग आंसर जो है करते रहें। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। देखिए क्या पूछा गया है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रस्तावित राजकोषीय घाटा लगभग जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6.4%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। याद कर लेंगे इसको। ठीक है। तो ये टारगेट रखा गया है कि 2022-23 के लिए जो है 6.4%। ठीक है। 23-24 के लिए। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्रीय बजट 23-24 की 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है। जो सप्तऋषि तय किया गया है उसमें कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो प्रश्न है, देखिए, समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, महिला शक्ति। अभी हम लोग बात किए थे 7 प्राथमिकता की। ठीक है। तो समावेशी विकास तो है, अवसंरचना भी है, हरित विकास, महिला शक्ति इसमें नहीं है। ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 में पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की जा रही है। अब 66% बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे इस बात को, तो कितना हो जाएगा, 79,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन हो जाएगा बी। आंसर करते रहिए पैरेलली। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार रेलवे के लिए कितने करोड़ की पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है और 2013-14 के लिए किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि रेलवे पे जो व्यय हुआ है कितना टाइम्स बढ़ गया है, तो हम लोग के 9 गुना। तो अभी जो है रेलवे पे कितना खर्च किया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। ये 2.40 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है। 2013-14 से कंपेयर करेंगे तो ये आपका लगभग 9 टाइम्स आएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार
IGOT कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच शुरू किया गया है, जो किनके कौशल के उन्नत जो है करने के लिए निरंतर जो है सीखने के अवसर प्रदान करता है और एक जन केंद्रित दृष्टिकोण की सुविधा भी प्रदान करता है। आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी कर्मचारियों के लिए। ठीक है। जो IGOT कर्मयोगी है, ये आपको एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, जो लाखों सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके कौशल को उन्नत करने तथा जन केंद्रित दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है आपको निरंतर सीखने का अवसर जो है के लिए ये क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। IGOT याद रखेंगे, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न देखिए। बजट जो है 23-24 के अनुसार 42 जो है आपका केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्वास आधारित शासन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को केंद्रीय बजट 23-24 में निम्नलिखित में से लाया जाएगा। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टार्टअप और शिक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टार्टअप और शिक्षा के लिए द्वारा जो है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति जो है लाई जाएगी। यानी स्टार्टअप और शिक्षा, दो बात याद रखेंगे। अगला देखिए। बजट 23-24 के अनुसार श्री अन्न के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे समर्थन प्राप्त है? श्री अन्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ बनाया जा रहा है? सिंपल सी बात ये आपको पूछी जा रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? हैदराबाद। आगे देखिए। बजट जो है 23-24 के अनुसार राज्यों को हस्तांतरित किया जा रहा कुल संसाधन कितना है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17.98 लाख करोड़ रुपए। याद रखेंगे, राज्यों को हस्तांतरित किया जा रहा कुल संसाधन यहाँ पे पूछा गया था। ये अप्रॉक्स देखेंगे तो ये अप्रॉक्स डाटा है। एग्जैक्ट डाटा देखेंगे तो 17,9,7,537 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय बजट 23-24 में कृषि ऋण लक्ष्य कितना रुपया है? 23-24 की बात है तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी 20 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए। प्रश्न संख्या 49। बजट 23-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, शून्य कार्बन उद्देश्यों के लिए कितना धन जो है व्यय किया गया है? देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, ऊर्जा संक्रमण की या शून्य कार्बन, इसके लिए कितना धन व्यय किया जा रहा है? 35,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला देखिए। प्रश्न संख्या 50। बजट जो है 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए PM जो है प्रणाम योजना शुरू की जाएगी? अच्छा प्रश्न है। देखिए, बुनियादी ढांचा है का विकास, हरित विकास, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग या रासायनिक। देखिए, PM जो परिणाम योजना है किसके लिए है? वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामान पे मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पे मूल सीमा शुल्क दरों को जो है घटाकर कितना कर दिया गया है? देखिए, पहले कितना था? 21 था, अब घटा के 21 से 13 कर दिया गया है। ठीक है, तो 21 था, 21 से घटा के कितना कर दिया गया? 13। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार मिष्टी योजना किसके लिए शुरू की जाएगी? मिष्टी योजना बहुत आसान सा प्रश्न है। भीतरी इलाकों के मैंग्रोव वृक्षारोपण से, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के मैंग्रोव वृक्षारोपण से, समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण से, समुद्र तट के साथ वृक्षारोपण से। देखिए, मिष्टी योजना जो है समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी। अगला देखिए। बजट 23-24 के अनुसार ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को किसके तहत अधिसूचित किया जाएगा? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये जो है कृषि क्रेडिट है, कृषि तोरक है, वन जीव अधिनियम
पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। पैरेलली आप लोग आंसर करते रहे, आगे देखिए। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किसके इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्ष में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी? अमृत धरोहर योजना, ठीक है, आंसर करें। ये जो है आपको आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक के लिए, ठीक है। जो लोग ऑप्शन ए किए हैं बिल्कुल सही है इनका। पूछा जाए कि अमृत धरोहर योजना 3 वर्षों के लिए किस क्षेत्र में, तो आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 55। बजट 23-24 के अनुसार एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को देश के वजीफे सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन जो है डी। 3 साल में 47 लाख युवा को जो है यहाँ पे प्रशिक्षण सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बजट 23-24 के अनुसार जो है अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का परिव्यय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान किया गया है? देखिए वर्ड पर ध्यान देंगे, किसके लिए बात किया जा रहा है? अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण के लिए और निकासी के लिए 20,700 करोड़ की बात है। किस या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्णय लिया गया है? तो ये लद्दाख के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर कर रहे होंगे, आगे देखिए। बजट 23-24 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी को सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा? यहाँ पे जो है किसका उपयोग करेंगे हम लोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में? यहाँ पे वर्ड टर्म पर ध्यान देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो पैन के लिए, ठीक है। पैन का उपयोग यहाँ पे सामान्य तौर पे पहचान के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58। देखिए पूछा गया यहाँ पे बजट 23-24 के अनुसार पेयजल के लिए अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई और सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी जो है भद्रा योजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो आपको भद्रा परियोजना की बात हो रही है, जहाँ 5300 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी, किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। बजट 23-24 के अनुसार पहले चरण में डैश प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत शेयर्ड जो है रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है 1 लाख। देखिए 23-24 में पहले चरण में 1 लाख प्राचीन जो शिलालेख है उनका क्या किया जाएगा? डिजिटलीकरण किया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है? देखिए यहाँ पे उधार के अलावा पूछा है, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 27 है, 25 है, 26। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे है गोबर धन योजना के तहत कितने जो है वेस्ट टू हेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? आंसर करें। गोबर धन योजना, देखिए गोबर धन योजना के तहत वेस्ट टू हेल्थ प्लांट टोटल कितना? 500 स्थापित किया जाएगा। गोबर धन योजना के लिए अगर बात किया जाए तो आपको 10,000 करोड़ रुपया जो है टोटल खर्च किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो है 500 नया वेस्ट टू हेल्थ जो है संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कितना? 200 जो है संपीड़ित बायोगैस। उसके अलावा जो है आपको शहरी क्षेत्र में 75 संयंत्र लगाए जाएंगे और 300 जो है आपको सामूहिक या क्लस्टर आधारित होंगे, ठीक है, पौधे होंगे। आगे देखिए 23-24 के अनुसार अग्निवीर फंड को ट्रिपल ई का दर्जा दिया। ट्रिपल ई का अर्थ क्या है? देखिए आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन ए, एग्जेम्प्ट, 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 ठीक है। आगे देखिए प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रयोगशाला में विकसित हीरे खनन के लिए किए गए हीरे की तुलना में कम महंगे होते हैं।
प्रयोगशाला में विकसित हीरे को बनने में सिर्फ दिन या सप्ताह लगते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे निम्न गुणवत्ता के होते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे की खनन के लिए किए गए हीरे का अलग मुश्किल होता है। देखिए, प्रयोगशाला में जो विकसित हीरा है उसी के बारे में गलत कथन बताना है यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप प्रयोगशाला में बनाएं, ठीक है, या आप ऐसे खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पे चूंकि गलत बताना है। विकसित हीरे खनन हीरे की तुलना में कम महंगे होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। प्रयोगशाला में देखेंगे तो विकसित हीरे खनन की तुलना में कम थोड़ा महंगे होंगे, ये तो बात सही है। अच्छा, यहाँ पे गलत बताना है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे निम्न गुणवत्ता के होते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए, लैब में जो भी हीरा बनाया जाता है, ठीक है, उसमें जो है आपको हीरे के समान भौतिक, रासायनिक और ऑप्टिकल विशेषता के साथ जो है जगमगाहट के साथ इसको बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि निम्न गुणवत्ता हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे आपको सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64। रबर जो है कंपाउंडिंग किसके साथ की जाती है? क्रसलिंक एजेंट, रीफोर्समेंट्स, एंटी जो है डिटकेस और क्लेस्टर्स, उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डी, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। देखिए, इसमें डाटा ही डाटा है, तो डाटा में आपको तो याद ही करना पड़ेगा। अगले 3 वर्ष के लिए कितने प्राकृतिक जो है खेती जय इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? 10,000। 3 वर्षों में जो है 10,000 आपको प्राकृतिक खेती जय इनपुट संसाधन स्थापित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पीवीटीजी की संख्या क्या थी? ठीक है, आंसर करें। पीवीटीजी जो है इसकी संख्या 2011 के अनुसार बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपको? टोटल 75, ठीक है, 75 टोटल है। अब 75 में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपको उड़ीसा में 13, सबसे ज़्यादा कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कितना है टोटल? 13। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12, फिर झारखंड में 9, मध्य प्रदेश में 7, तमिल में जो है आपको 6, केरल और गुजरात में 5-5, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग लिखेंगे, ठीक है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा गया है, आसान सा प्रश्न है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, वस्तु और सेवा कर। देखिए, आयकर हो गया, संपत्ति कर और निगम कर, ये सारा प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो है किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPSC किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, आपसे पूछा गया है, बताइए NAPSC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर करें। ये जो आपको 2016 में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, यूनिट मॉल की स्थापना राज्य में कहाँ की जाएगी? यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल की स्थापना राज्य में कहाँ की जाएगी? राज्य की राजधानियों में, सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्रों पे, वित्तीय राजधानी में, या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, राज्य में जो है एक मॉल की स्थापना की बात की गई, तो राज्य की राजधानी हो या कोई पर्यटक स्थल हो, इन सब में की जाएगी। तो ऐसे में जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त से एक से अधिक। आगे देखिए, बजट 23-24 में कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखिए, इस वर्ष के बजट भाषण का समय क्या था? कितने देर का जो है बजट भाषण था? देखिए, निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही थी और ये लगातार जो है 5वीं बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो टोटल जो है 87 मिनट का इनका रहा था, तो 87 मिनट तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसे में देखें, 1 घंटा 27 मिनट, ये 1 घंटा में 60 मिनट हो गया और ये प्लस 27, ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी। अगला देखिए, अमृतकाल की अवधि क्या है? अमृतकाल जो है अगले 25 साल तक रहेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, और इसमें बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। निम्न में से कौन सा बजट दस्तावेज के अंतर्गत शामिल है? बजट दस्तावेज के अंतर्गत कौन शामिल है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांगे, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। देखिए, सब बजट दस्तावेज में ही आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 74। बजट में उल्लेखित योजना का नाम क्या है?
जो आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा के साथ 2 साल की अवधि के लिए एक बार की नई जो है छोटी बचत योजना की अनुमति देता है। ये महिला जो है सम्मान बचत पत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए आज का लास्ट प्रश्न, वित्त मंत्रालय का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है केंद्रीय बजट तैयार करता है? वित्त मंत्रालय का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? ये आर्थिक मामले का विभाग है या व्यापारिक व्यय मामले का? तो देखिए आर्थिक मामले का विभाग ही ये बजट तैयार करने का काम करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही आपका सही बन जाएगा। जैसे में हम लोग 75 क्वेश्चन इस टेस्ट में था, 75 हम लोग फिनिश किए, ठीक है, बजट से रिलेटेड था। फिर अगला इसका हम लोग टेस्ट जो है, अभी जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट है एक तरह से आपका मान लीजिए, तो हम लोग टेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जैसे मैं बताया हूँ आपको जो है दृष्टि का हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है हम लोग आस्था आईएएस का टेस्ट कर ही रहे हैं, इसको भी कंप्लीट करेंगे, 5 टेस्ट यहाँ पे हो चुका है। परफेक्शन आईएएस से भी हम लोग टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ ठीक है धी आईएएस से हम लोग टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे इम्तिहान से हम देख ही रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा, इसके अलावा भी एक परम आईएएस से अवेलेबल है आपका टेस्ट। कोशिश हम करेंगे कि आपके लिए मैक्सिमम जो है हम कितना टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।